अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहरीन की एयरफोर्स F-16 ब्लॉक 70 की पहली बाकायदा कस्टमर बन गई है। F-16 जिसे 1974 में एक वर्सटाइल टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था, इसके अब तक कई ब्लॉक्स मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम खसूसी तौर पर F-16 के लेटेस्ट ब्लॉक यानी F-16 वाइपर या ब्लॉक 70 पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ब्लॉक 70 के मंजर आम पर आने तक मुख्तलिफ F-16 तैयारों को कई अकसाम की अपग्रेड से गुजारा जा चुका है, जैसा कि MLU, CCIP, SLEP वगैरह। मिसाल के तौर पर तुर्क फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल F-16 को पीस ऑनिक्स 3 मंसूबे के तहत ब्लॉक 50+ में अपग्रेड किया गया था। F-16 ब्लॉक 70 को पहली मरतबा सिंगापुर एयर शो के मौके पर फरवरी 2022 में अनवील किया गया। उस वक्त ऐलान किया गया था कि F-16 ब्लॉक 70 न सिर्फ नए तैयार होंगे बल्कि पुराने ब्लॉक्स के F-16 को भी इस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि F-16 ब्लॉक 70 उन ममालिक के लिए तैयार किया गया है जो 5th जनरेशन के F-35 लड़ाका तैयारे या 4.5 जनरेशन प्लस F-15EX सुपर ईगल और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे तैयारे नहीं खरीद सकते, क्योंकि जहां F-35 एक स्टेल्थ और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वहीं बाकी दो अमरीकी साख्ता तैयारे ड्यूल इंजन और मुख्तलिफ कैटेगरी की वजह से एक्विजिशन और ऑपरेशनल एतबार से बहुत सी एयर फोर्सेस के लिए कॉस्टली ऑप्शन है। ताहम कई अमरीकी इत्तहादियों और F-16 यूजर्स के लिए F-16 ब्लॉक 70 न सिर्फ सिंगल इंजन बल्कि बहुत से जदीद फीचर्स और पहले से मौजूद इकोसिस्टम में जम होने के लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। यही वजह है कि F-16 ब्लॉक 70 वो ममालिक इनिशियली एक्वायर कर रहे हैं जो पहले से F-16 यूज करते आ रहे हैं। अब हम ब्लॉक 70 में गुज़श्ता ब्लॉक से फ़र्क पर बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो ब्लॉक 50, 52+ और F-16 ब्लॉक 60 पर कन्फर्मल फ्यूल टैंक मौजूद हैं। ये कन्फर्मल फ्यूल टैंक ब्लॉक 70 पर भी मौजूद होंगे। CFTs की अफादियत के लिए आप ये समझ लें कि एक बगैर CFT के F-16 में 7162 पाउंड फ्यूल आता है, जबकि CFT की सूरत में ये F-16 10,219 पाउंड फ्यूल कैरी कर सकता है। यानी F-16 CFT के साथ 40% ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, और जाहिर है ज्यादा फ्यूल कैरी करने का मतलब बेहतर रेंज है। फ्रेंड्स, F-16 ब्लॉक 50 और 52+ तैयारों को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड के लिए पहले से ही नस्बशुदा CFTs का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी बुनियादी वजह ब्लॉक 70 और इस मॉडल के हल में फ़र्क बताया गया है। F-16 ब्लॉक 70 की स्ट्रक्चर चेंजेस को लेकर इस एयरक्राफ्ट की बॉडी 12,000 फ्लाइट आवर्स लाइफ रखती है, जबकि इससे पहले स्टैंडर्ड फ्लाइट आवर्स 8,000 हैं। ख्याल रहे कि पुराने तैयारों में हल लाइफ एक्सटेंशन मॉडर्नाइजेशन के तहत किट्स की मदद से ये अपग्रेड्स की जा सकती हैं, जैसा कि ताइवान के F-16A और B तैयारों के साथ फ्यूजलाज लाइफ एक्सटेंशन मॉडर्नाइजेशन अप्लाई की जाएगी। F-16 ब्लॉक 70 में जनरल इलेक्ट्रिक के F-110 129 इंजन के इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं, जो इससे पहले ब्लॉक 50 और ब्लॉक 50+ में भी इस्तेमाल हुआ है। कुछ सोर्सेज ने जनरल इलेक्ट्रिक के F-110 132 का भी दावा किया है, जो इससे पहले UAE के लिए तैयार करदा ब्लॉक 60 तैयारों में इस्तेमाल किया गया है। ताहम डेवलपमेंट कॉस्ट बर्दाश्त करने की वजह से ये इंजन एक लिहाज से UAE की प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्ट्रिक का F-110 129 बुनियादी तौर पर 29,000 पाउंड थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि F-110 132 के बारे में इतलात हैं कि वो 32,000 पाउंड थ्रस्ट जनरेट करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता कुछ के ख्याल में F-16 ब्लॉक 70 तैयारों पर प्राट एंड विटनी के F-100 PW229 इंजन के बारे में भी कहा गया है। ये इंजन इससे पहले F-16 ब्लॉक 52 और 52+ में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ख्याल रहे कि F-16 52+ पाक फिजाइया के भी ज़ेर इस्तेमाल हैं, और इनमें प्राट एंड विटनी का इंजन ही इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 28,500 पाउंड थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। फ्रेंड्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि F-16 के ब्लॉक्स के साथ जहां एंड पर 0 आता है, उन तैयारों में
जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल होता है और जहां एंड पर 2 का डिजिट आता है वहां प्राट एंड विटनी का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ब्लॉक 70 में जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन और ब्लॉक 72 में प्राट एंड विटनी का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। F-16 ब्लॉक 70 का दीगर ब्लॉक से सबसे अहम और बड़ा फर्क इसके रडार की सूरत में देखने को मिलेगा। ब्लॉक 70 में AN/APG 83 AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको नॉर्थरोप ग्रोमन ने डेवलप किया है। ये रडार F-22 रैप्टर और F-35 के रडार्स पर बेस्ड है। ताहम F-16 ब्लॉक 70 पहला ब्लॉक नहीं जो AESA रडार इस्तेमाल करेगा। इससे पहले डेजर्ट फाल्कन यानी ब्लॉक 60 तैयारों में भी AN/APG 80 रडार का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के बुनियादी तौर पर 4 फवायद हैं। एक तो ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बेहतर रेजिस्टेंस रखते हैं और दूसरा इनकी इंटरसेप्शन यानी विजिबिलिटी कम होती है। तीसरा ये ज्यादातर सिक्योर और आमतौर पर ज्यादा रेंज के हामिल होते हैं। F-16 ब्लॉक 70 में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार की रेंज 296.3 किलोमीटर बताई गई है। लॉकहीड मार्टिन की तैयार करदा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम F-16 ब्लॉक 70-72 पर नस्ब होगी। ये सिस्टम बहुत से यूरोपियन, रशियन और चाइनीज एयरक्राफ्ट पर देखने को मिलते हैं। IRST बुनियादी तौर पर एयरबॉर्न थ्रेट्स की इंफ्रारेड ट्रेसेस को फॉलो करके उनकी पैसिवली डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। गो के IRST पहले F-16 ब्लॉक 60 के रेडोम पर भी इस्तेमाल की गई है, लेकिन ब्लॉक 70-72 पर एक्सटर्नल पार्ट के तौर पर यह इस्तेमाल की जाएगी, जैसा कि लीजन पार्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। BAE सिस्टम्स के AN/APX 126 आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फोर सिस्टम्स का F-16 ब्लॉक 70 पर इस्तेमाल किया जाएगा। दीगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स में वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पैकेज जिसको L3 हैरिस ने तैयार किया है वो और ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि ये सिस्टम G-लॉक की वजह से पायलट्स को हादसा से बचाने में मददगार साबित होते हैं। इस सिस्टम को 2014 में मुतारिफ कराए जाने के बाद से अब तक टोटल 10 G-लॉक हादसा में से 9 में पायलट को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। फ्रेंड्स, एवियोनिक्स में इजाफे और बेहतरी को लेकर F-16 ब्लॉक 70 की कॉकपिट में कई तरह की इनोवेशंस की गई हैं। सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग इनोवेशन पायलट्स के सामने मिड में एक लार्ज स्क्रीन का इजाफा है। इसी तरह से कॉकपिट को ज्वाइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम के लिए सूटेबल बनाने की गर्ज से डिजाइन किया गया है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कॉकपिट को टॉप नॉच 4.5 जनरेशन तैयारों के स्टैंडर्ड के बराबर रखा गया है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ब्लॉक 70 में सिंगल पैनल लार्ज मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, F-16 एयरक्राफ्ट पहले ही वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी करने की सलाहियत रखता है, जिसमें कई तरह के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स शामिल हैं। इस सलाहियत को ब्लॉक 70 जनरेशन में भी मलहूज़ खातिर रखा गया है। इसके अलावा न्यू जनरेशन मिसाइल और वेपन्स ब्लॉक 70 में खसूसी तौर पर इंटीग्रेट किए जाएंगे। F-16 ब्लॉक 70 के वेपन्स पैकेज में AMRAAM C7 और 8 AIM-9X शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइड एयर टू एयर मिसाइल और हार्पून ब्लॉक 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स काबिल ज़िक्र हैं। फ्रेंड्स, F-16 ब्लॉक 70 में स्नाइपर सीरीज की लेटेस्ट पार्ट का इजाफा किया गया है। स्नाइपर XR मल्टीपर्पज पार्ट की सलाहियत की बात करें तो इस पार्ट के लेजर डेजिग्नेटर की रेंज 27.8 किलोमीटर और फॉरवर्ड लुकिंग एयर टू ग्राउंड इंफ्रारेड सेंसर की रेंज 97.2 किलोमीटर है, जबकि इस पार्ट की फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एयर टू एयर ट्रैकिंग रेंज 185.2 किलोमीटर बताई गई है। F-16 ब्लॉक 70 के लिए टोड डिकॉयज भी मुतारिफ करवाया गया है। इस एक्टिव कोड डिकॉय को ALE-50 का नाम दिया गया है। ख्याल रहे कि कोड डिकॉयज बुनियादी तौर पर इनकमिंग मिसाइल्स को डिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस किस्म की सजेशन हम माजी में अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक एक वीडियो में भी दे चुके हैं। फ्रेंड्स, F-16 ब्लॉक 70 तैयारे का इंतखाब अमेरिका के कई करीबी इत्तेहादियों ने किया है, जिसमें बहरीन नए F-16 ब्लॉक 70 एक्वायर कर रहा है, जबकि बल्गारिया इसका दूसरा कस्टमर है। इधर उर्दन की जानिब से भी हालिया दिनों में 12 F-16 ब्लॉक 70 से मुतालिक डील साइन की गई है।
मराकेश अपने F-16 ब्लॉक 52 प्लस तैयारों के लिए अपग्रेड किट्स अक्वायर कर रहा है। ताइवान की जानिब से न सिर्फ कुछ एग्जिस्टिंग F-16 को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा रहा है, बल्कि ताइवान की जानिब से 66 नए ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से अक्वायर किए जा रहे हैं। यूनान की जानिब से ब्लॉक 52 प्लस तैयारों को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा रहा है। गो के तुर्की की जानिब से भी हालिया दिनों में अमेरिका से 40 F-16 ब्लॉक 70 की रिक्वेस्ट की गई है, ताहम इस बारे में अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से तुर्की को परमिशन जारी नहीं की गई। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको F-16 ब्लॉक 70 से मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।